हम लेखक साहित्यकार धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया काले मेघा पानी दे के अतिरिक्त अर्थात बोधात्मक प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। लेखक ने प्रस्तुत संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास बताया है। पाठ में इंद्रसेना के कार्य को वे पाखंड मानते हैं। आम व्यक्ति इंद्रसेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानते हैं, परंतु लेखक इन्हें गलत बताते हैं। इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को पानी का नुकसान करना पानी की क्षति लेखक मानते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास अवरुद्ध हुआ है या रुका हुआ था। हालांकि मैंने है की जगह यहां था बोला है। हालांकि एक बार इन्हीं अंधविश्वास के कारण से देश को गुलामी के दंश को भी झेलना पड़ा था। इन अंधविश्वासों के कारण ही हमारा देश गुलाम हो बैठा था। तो इसीलिए, और दूसरी मुख्य बात है कि लेखक का बचपन और मन से कहना चाहिए कि उनका जो पालन पोषण हुआ था वो आर्य समाजी विचारधारा से हुआ था, इसलिए वो इन सब बातों को झूठ, पाखंड और अंधविश्वास मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। उनका सामूहिक प्रयास कि इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। यदि युवा वर्ग, हमारा युवा समाज, युवा लोग समाज से बुराइयों को और जितने भी रूढ़ियां हैं, कमियां हैं, यदि उनके विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाएं तो निश्चय ही वो दूर की जा सकती हैं और उस समय देश का स्वरूप ही कुछ और हो जाएगा। वे जितने भी तरह के शोषण हैं उनको भी समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। दहेज का विरोध किया जा सकता है, आरक्षण का विरोध किया जा सकता, पर कहां आरक्षण के लिए तो मांगने के लिए लोग बैठे हैं आज भी। नशाखोरी के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है, पर कैसे उठाएं सारा लिप्त है युवा समाज। आदि बहुत सारी ऐसी बुराइयां, खामियां हैं जिनके लिए हमारा युवा समाज यदि आगे आए और सामूहिक रूप से प्रयास करे तो निश्चय ही उनको समाज से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप धर्मवीर भारती के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर आप क्या करते और क्यों? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। यदि मैं लेखक के स्थान पर होती तो जीजी का तर्क सुनकर वही करती जो लेखक ने किया, क्योंकि जीजी ने जो तर्क दिया था वास्तव में उसका कोई तर्क नहीं बन सकता था, अतर्क था, उसका तर्क नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि तर्क करने से पहली बात तो यही है कि यहाँ जो जीजी नाम की पात्र है वो उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है कि हमारे तर्क को वो समझ पाती। दूसरा, उनके जो मन मेरे प्रति लगाव है मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जैसा लेखक ने किया। और उनका स्नेह, उनकी सद्भावना, यदि उनके उस तर्क का हम विरोध करते तो निश्चय ही उनके उस प्रेम, स्नेह, सद्भाव को जो मेरे प्रति है उसको ठेस पहुंचती। लेखक की तरह मैं भी जीजी के प्यार और उनके सद्भाव को कभी खोना नहीं चाहूंगी। यही कारण है कि आज भी बहुत सारी बेतुकी परंपराएं हमारे देश को जंजीरों में जकड़े हुए हैं संबंधों के कारण। हालांकि कुछ में अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी गलती है। और जीजी ने तो यहाँ इतने सुंदर तर्क दिए हैं कि उन्हें भी समझना सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए।
गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम परेशान थे, बिल्कुल अनमने हो रहे थे, उद्विग्न हो रहे थे। ज्येष्ठ मास का महीना और उसने अपनी पूरी गर्मी, पूरा ताप चहों ओर फैला रखा था। अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे जब यहाँ वर्णन किया गया है। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी कम आने लगा था, खेत की मिट्टी सूख सूख कर पत्थर होने लगी थी, पपड़ी बनकर अब खेतों में दरारें पड़ने लगी थी, झुलसा देने वाली लू चल रही थी, ढोर डंगर प्यास से मर रहे थे, यानी पशु, पर प्यास बुझाने के लिए कहीं भी पानी नहीं था। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ में लगे हुए थे, इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हुए थे कि किसी तरह बारिश हो जाए, और अंत में इंद्रदेव से वर्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए इंद्रसेना को बाहर आना ही पड़ा और फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार से लिखिए। आज के समय में पानी का संकट वास्तव में गहराता जा रहा है और इससे निपटने के लिए युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन निश्चय ही कर सकता है। युवा वर्ग शहर तथा गांवों में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। गांव में जहां पहले एक एक गांव के बल्कि चारों तरफ तालाब होते थे जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, वो सब अब समाप्त कर दिए गए हैं, भरकर सबने घर बना लिए हैं वहां। तो यह अभियान फिर से चलाया जा सकता है कि हर गांव में 3 तालाब या 4 तालाब होने ही चाहिए। वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सकता है, क्योंकि यदि पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा तो ये जो हमारा मौसम का असंतुलन हो रहा है, कहीं वृष्टि अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, तो ये सब रोका थामा जा सकता है। कहीं भूकंप की स्थिति है, कहीं ये आजकल जो आ रहे हैं सुनामी या अन्य तूफान चक्रवात जो आ रहे हैं, इन सब से बचा जा सकता है। और उसके लिए हमें पुनः प्रकृति की ओर मुड़ना होगा, प्रयास करना होगा। घर घर में पानी के सही उपयोग की जानकारी दी जा सकती है, लोगों को समझाया जा सकता है। कुछ लोग वाटर टैप से नहाते हैं, कुछ लोग शावर से नहाते हैं। यदि शावर से नहाते हैं पानी की बर्बादी होती है, तो ये हमें कुछ चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव गांव में डोलती मेंढक मंडली इंद्रसेना पर 1 बाल्टी पानी उड़ेला जाना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे? इस तर्क से यदि मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैं सहमत हूं। पानी डालने से नहीं, बीज बोने वाले तर्क से। जीजी का ऐसा मानना है कि गर्मी के दिनों में मेंढक मंडली पर 1 बाल्टी पानी उड़ेलना जैसे कोई फसल बोना है, तो ऐसे ही हम पानी का बीज बोते हैं। हम 1 बाल्टी डालेंगे, जीजी ऐसा कहती हैं कि जब हम 1 बाल्टी पानी उड़ेलेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर हमें 10 बाल्टियों से ज्यादा पानी हम पर बरसा देंगे। ठीक वैसे ही जैसे अच्छी फसल के लिए यदि हम 5-7 क्विंटल गेहूं अच्छा चाहते हैं तो 5-7 मुट्ठी गेहूं हमें जमीन में बोना होगा, तभी हम उतनी खेती कर पाएंगे, यानी 5-7 मुट्ठी और 5-7 क्विंटल। तो इस सब के लिए यदि हम अच्छा बीज डालेंगे तभी अच्छी फसल होगी। ठीक वैसे ही पानी की 1 बाल्टी हम इंद्रदेव को समर्पित करेंगे, इस मेंढक मंडली के ऊपर डालकर इंद्रसेना को समर्पित करके, तो भगवान इंद्रदेव हमें खूब पानी देंगे, जिससे हमारे खेत खलिहानों को पानी मिलेगा और फसल भी अच्छी होगी। गुड़ और धान का हम अपना खाने का सामान भी बना सकेंगे। गांव, शहर, कस्बे, यह कहना चाहिए कि इस धरती पर रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत का अनुभव होगा। जीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।
जीजी लेखक के प्रति अपना व्यवहार बहुत ही प्रेमपूर्ण रखती हैं, स्नेहशील। हालांकि आयु में वो लेखक से दुगनी आयु से भी ज्यादा की हैं, परंतु वो बच्चों की तरह उन्हें स्नेह करती हैं। सारे अनुष्ठान, जितने पूजा पाठ वो घर में करती हैं, जितने कर्मकांड वो करती हैं, वो सब लेखक से ही पूरे करवाती हैं, ताकि उसे भी यानी लेखक को भी पुण्य मिल सके। स्वयं भी कर सकती हैं अपने पुण्य के लिए, परंतु लेखक से करवाती है, अपने पुत्रवत मानती है लेखक को। जबकि लेखक आर्य समाजी विचारधारा के हैं और वो कुछ पद पर भी थे आर्य समाज के। दूसरा, आस्थावान जीजी एक पूजा पाठ वाली महिला थी। वे परंपराओं को, विधियों को और अनुष्ठान करने में विश्वास रखती थी और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ उनको पूरा भी करती थी। तीसरा, जीजी जो है वो बहुत ही तर्कशील महिला है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने ये गेहूं बोने वाला एक ऐसा बीज बोने वाला तर्क दिया कि जिस पर लेखक भी अतर्क हो गए, उस पर कोई उत्तर नहीं दे पाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सा तर्क दिया कि जब हम इंद्रदेव को इस इंद्र सेना पर एक बाल्टी पानी डालकर समर्पित करेंगे, तब वो हमें इसके बदले में 10 बाल्टी से ज्यादा पानी देंगे। उनका इस तर्क का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था। लेखक भी इसीलिए उनके समक्ष स्वयं को कमजोर महसूस करते थे। गगरी फूटी बैल पियासा का भाव या उसका प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। और आज के संदर्भ में, आज नहीं है भाई, ये जब पाठ लिखा गया देश के संदर्भ में बताना। उस समय गगरी फूटी बैल प्यासा, एक ओर जहां सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव और मार्मिक वर्णन किया गया है, वहीं देश की उस समय की वर्तमान स्थितियों का भी चित्रण करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याणार्थ भेजी जाने वाली अरबों खरबों की राशि न जाने कहां बीच बीच में गुम हो जाती है। बच्चों, आज ऐसा नहीं होता, आज तो डायरेक्ट अकाउंट में आती है, सबके हाथ में आती है। आज ये जब लिखा गया तब ऐसा था। और उस समय के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, कि हमारे पास से 100 रुपया जाता है एक व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो उसको जब मिलता है तो 10 पैसा मिलता है। आप देखिए कि भ्रष्टाचार की कितनी गहरी जड़ें इन 70-72 वर्षों में देश में जमा दी गई है, कि निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। वैसे तो परिस्थितियां भी विपरीत हैं, पर उसके बाद भी हमारा देश यदि खड़ा है, सरवाइव कर रहा है, तो कुछ एक ईमानदार लोगों के कारण। क्योंकि हम आम लोग तो बहुत भ्रष्ट हैं, हमें मौका मिला नहीं और हमने अपना फायदा किया नहीं। और इस समाज में हर व्यक्ति तब तक ईमानदार है जब तक उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती, अन्यथा सब बेईमान है। मैं स्वयं को भी इसी में आंकती हूं। अर्थात लोगों तक वह पैसा नहीं पहुंचता, पता नहीं कहां बीच बीच में कौन निगल जाता है। आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह जाती है, अर्थात उसकी आवश्यकता, उसकी प्यास कभी बुझ नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे संस्मरण में वर्षा का न होना, सूखा पड़ना आदि के विषयों में विज्ञान का अपना तर्क होता है, और वर्षा न होने जैसी समस्या के सही कारण का ज्ञान करवाते हुए हमें सत्य से भी परिचित करवाता है। इस सत्य पर लोक प्रचलित विश्वास और सहज प्रेम की जीत हुई है, क्योंकि लोग इस समस्या का हल अपने अपने ढंग से ढूंढने में लगे हुए हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों में प्रचलित विश्वास इतना पुष्ट है, इतना सुदृढ़ है कि वे विज्ञान की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। धर्मवीर भारती की मेंढक मंडली पर पानी डालना, धर्मवीर भारती जी मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं? लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालना इसलिए व्यर्थ मानते हैं क्योंकि चारों ओर इस गर्मी के मौसम में, जब यहाँ वर्णन किया गया है, पानी की बहुत कमी है, बहुत कमी थी।
पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे थे। बहुत कठिनाई से एक एक बाल्टी पीने के लिए साफ पानी को इकट्ठा करके रखते थे, और वही पानी यदि उठाकर इस मेंढक मंडली पर डाल दिया जाए तो सरासर पानी की बर्बादी है। इससे देश को क्षति पहुंचती है, पानी का नुकसान होता है, और पानी का यूं फेंका जाना केवल अंधविश्वास को बनाए रखने के लिए तो सरासर पानी की बर्बादी है। लेखक का यह मानना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है? आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे हुए तर्क को स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे उस तर्क को यहाँ स्थान दिया है जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब तक हम किसी को कुछ दान नहीं देंगे, कुछ समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम उससे कुछ लेने के हकदार नहीं हैं। जैसा यहाँ जीजी ने कहा है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक बाल्टी पानी उड़ेलना, एक बाल्टी तो जीजी ने डाला, बाकी तो सभी घरों में से भी पानी उस मेंढक मंडली पर डाला जाता था। तो ये केवल लोक मान्यता का प्रमाण है, इस तरह पानी की बर्बादी करना, उन पर पानी डालना। और उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जब हम एक बाल्टी पानी देंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर हमें इसका 10 गुने से ज्यादा पानी लौटाएंगे। हमारे जीवन के अनुभव से अंधविश्वास के पीछे छिपा तर्क यह हो सकता है कि यदि है ही बल्कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए, छींक आ जाए निकलते हुए, न जाने और क्या क्या, कहीं जाना है तो मीठा नहीं खाकर जाना, नमक खाकर जाना, तो ये सारे के इनके पीछे कोई सत्यता का भाव नहीं होता है, पर हम सब मानते हैं, पालन करते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट गई, फिर हम तर्क ढूंढते, अरे दाएं से बाएं गई, बाएं से दाएं गई, कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि हम अपने अंधविश्वासों को अपने मन में जमाए बैठे हैं। इसलिए मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी? लेखक तो पानी की बर्बादी मानते थे और जीजी इसे ये मानती थी कि हम परमात्मा को, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम उन्हें एक बाल्टी देंगे, वो हमें इसके बदले में 10 गुने से ज्यादा लौटाएंगे, और जब वो पानी वर्षा के रूप में हमें देंगे तो हमारे खेत खलिहान फिर से जल से परिपूर्ण हो जाएंगे और फसल हमारी अच्छी होगी, और इस धरती पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो गांव के हैं, कस्बे के हैं, शहर के हैं, कहीं के भी हैं, सबको ही इस गर्मी से राहत मिलेगी, शीतलता का अनुभव होगा। और लेखक के विचार से जहां एक तरफ पानी की इतनी कमी है कि मुश्किल से पीने के लिए एक बाल्टी का प्रबंध किया जाता है, तो यदि उसी बाल्टी को इंद्रसेना पर फेंक दिया जाता है तो वह सरासर दुरुपयोग है, पानी की क्षति करना है, देश को नुकसान पहुंचाना है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।